मोदी के साथ बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बागवानी फसलों के लिए नई पॉली हाउस प्रौद्योगिकी। इस प्रौद्योगिकी से किसानों की मौसमी और गैर मौसम वाली दोनों ही तरह की फसलों की खेती करने में मिलेगी मदद। वैज्ञानिकों के मुताबिक कीटों के कारण वर्तमान में करीब 15% फसलों को होता है नुकसान। जलवायु परिवर्तन कीटों के खिलाफ पौधों की रक्षा प्रणाली को करता है कम। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 के पारित होने से किसानों को होगा लाभ। इन व्यवस्थाओं से नारियल की खेती करने वाले किसानों को भविष्य में मिलेगा फायदा। सरकार का नारियल की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने पर जोर। इससे नारियल का विपणन करने वाले किसानों को हो सकेगी आसानी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनी दुनिया की लोक कल्याण से जुड़ी उत्कृष्ट योजना। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की तारीफ की। कहा, दुनिया के लिए प्रेरणादायी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दलहन की आयात नीति में परिवर्तन। तुअर, उड़द और मूंग दाल को हटाया गया प्रतिबंधित श्रेणी से। घरेलू बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाना है मकसद। दलहनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला अहम। और जम्मू कश्मीर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी। गैर कृषक ग्रामीण आबादी के लिए विभिन्न योजनाओं का समायोजन जम्मू कश्मीर के लिए क्रांतिकारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, ग्रामीण विकास पर है सरकार का जोर। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण स्तर पर हुई अभूतपूर्व प्रगति। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में शुक्रवार को बिना चर्चा के पारित हो गया। विधेयक में नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर शासकीय बनाने की व्यवस्था है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। संशोधन के बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात भी बोर्ड में अपने प्रतिनिधि नामित कर सकेंगे। विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर शासकीय बनाता है, अर्थात अध्यक्ष कोई सरकारी अधिकारी नहीं होगा। इन व्यवस्थाओं से नारियल की खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पर अपने संक्षिप्त जवाब में कहा कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती के क्षेत्र का विस्तार तथा किसानों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वो लाभान्वित हो सकें। इससे पहले बीजू जनता दल के सदस्य मुजीबुल्लाह खान ने उड़ीसा से भी एक सदस्य को नारियल विकास बोर्ड में शामिल करने की मांग की। बागवानी फसलों के लिए नई पॉली हाउस प्रौद्योगिकी। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस फैसिलिटी का उद्घाटन किया। साथ ही रिट्रैक्टेबल रूफ पॉली हाउस की आधारशिला भी रखी गई। प्रोफेसर हिरानी ने प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत में कीटों के कारण भी वर्तमान में लगभग 15% फसल का नुकसान होता है। ये नुकसान बढ़ सकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन कीटों के खिलाफ पौधों की रक्षा प्रणाली को कम करता है। पारंपरिक पॉली हाउस से कुछ हद तक इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पारंपरिक पॉली हाउस से मौसम की विसंगतियों और कीटों के प्रभाव को कम करने के लिए एक स्थिर छत होती है। हालांकि छत को ढकने के अब भी नुकसान हैं जो कभी कभी अत्यधिक गर्मी और सुबह सुबह का कारण बनते हैं। इसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड
वाष्पोत्सर्जन और जल तनाव के अपर्याप्त स्तर के लिहाज से भी संवेदनशील होते हैं। खुले क्षेत्र की स्थितियों और पारंपरिक पॉलीहाउस स्थितियों का संयोजन भविष्य में जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिहाज से एक ज्यादा बेहतर तरीका है। इस प्रौद्योगिकी से किसानों को मौसमी और गैर मौसम वाली दोनों ही तरह की फसलों की खेती करने में मदद मिलेगी। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष 31 अक्टूबर की सीमित अवधि के लिए तुअर, उड़द और मूंग दाल को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर स्वतंत्र श्रेणी में लाने के लिए आयात नीति में परिवर्तन किया गया है। घरेलू बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाने तथा सहजता से इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि तुअर और उड़द के लिए 6,300 रुपये तथा मूंग के लिए 7,275 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल तय किया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि पिछले 2 महीनों में चना, तुअर और उड़द की दाल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर इस अवधि में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर ही रही हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इन फसलों की बुआई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और वर्ष 2020-21 के दौरान 13,755 हेक्टेयर में इन फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने विश्व भर में लाखों लोगों तक पोषण पहुंचाने की व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को एक और जहां खासा प्रभावित किया, वहीं भारत सरकार ने कोरोना काल में देश के तकरीबन 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद नागरिकों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए पोषक तत्वों से युक्त शुद्ध खाद्यान्न पहुंचाकर देश की खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राथमिकता को पूरा करने का महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवीय दृष्टिकोण को रेखांकित करती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की आज न केवल पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, बल्कि विश्व खाद्य संगठन ने इसे दुनिया की लोकहित से जुड़ी उत्कृष्ट कल्याणकारी योजना बताया है। देश भर में बदलते मौसम के दौरान किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेती-बाड़ी में क्या-क्या रखे सावधानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बाजरे और ज्वार की बुवाई करे किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। यहाँ तिल की बुआई के लिए समय उचित है, साथ ही बीन्स की बुवाई कर लें। यहाँ कपास के खेत में सिंचाई करते रहें। कपास के खेत से खरपतवार निकालने का भी काम करें। कपास में निराई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किन्नू के बागों में सिंचाई करते रहें। अभी धान के खेत में सिंचाई कर ले, इस समय मूंगफली के खेत में निराई कर सकते हैं। राजस्थान में अरंडी की बुवाई कर ले। इसके अलावा नींबू और संतरे के बागों में सिंचाई करते रहें। गुजरात में धान की रोपाई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरकों का प्रयोग करें। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही कद्दू की तुड़ाई कर ले। कद्दू के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। बाजरे की रोपाई के लिए खेत को तैयार कर सकते हैं। बाजरे के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने के खेत में भी जरूरी उर्वरकों का प्रयोग कर लें। गन्ने के खेत से ही जल निकासी का भी प्रबंध कर सकते हैं। भिंडी के खेत से घास फूस निकालें। गुजरात में कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। किसान केले के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से किसान कर रहे हैं जल संरक्षण। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक पानी का होता है दुरुपयोग। किसान ड्रिप इरिगेशन प्रणाली अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बूंद बूंद सिंचाई से किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचाई योजना जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी मुफीद साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे पिछड़े और कम पानी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कर रहे किसान जहां छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल कर जल संरक्षण कर रहे हैं, वहीं अपनी फसलों को बेहतर लाभ भी दे रहे हैं। किसानों का मानना है कि स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप जैसे सिंचाई उपकरणों से न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि पानी की एक एक बूंद उपयोगी सिद्ध होती है। सर, पहले हम लोग जो खेती करते थे अपना सिंचाई वाला साधन, तो पाइप जो होता था, हस्ती पाइप जिसको बोलते हैं, उसी की सहायता से करते थे और बीच बीच में तोड़कर करते थे। नाली के माध्यम से पानी जाता था खेतों में। तो उसमें सर क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था जैसे खेत हमारा समतल नहीं होता है, प्रायः कहीं ऊंचा नीचा होता है तो पानी भर जाता था, कहीं ज़्यादा हो जाता था कहीं कम, जो कि फसल के लिए नुकसान करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई हम लोगों के जिले में, जो कि उद्यान विभाग के द्वारा मिला, और उसमें इतनी खासियत है कि 90% छूट पर और मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये सब जो है 90% छूट पर मिला, जो कि हम लोग के यहाँ लगा है और उसका बड़ा अच्छा लाभ ले रहे हैं। स्प्रिंकलर जो है इतना बढ़िया सिंचाई का साधन है कि यदि मटर की सिंचाई हमको करना है, चना की सिंचाई करना है, तो बिना स्प्रिंकलर के उससे हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। मटर में जो ही हम सीधी सिंचाई करेंगे पाइप के द्वारा, तो ही हमारा मटर खराब हो जाता है, और हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके भी देख चुके हैं। और स्प्रिंकलर से यदि सिंचाई कर दिया जाए तो उसमें नॉर्मल उत्पादन से जो है 1.25 गुना उत्पादन बढ़ जाता है। पहले हम सिंचाई करते थे तो उसमें से ज़्यादा पानी लगता था। आज इससे हमको सिंचाई करने पर, मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर, बूंद बूंद से सिंचाई करने से आज हमारा 50 से 60% पानी की बचत होती है। इस हल्की सिंचाई से पौधों का विकास और बढ़वारे जो मिनी स्प्रिंकलर आज चल रहा है, अच्छे ढंग से तापमान को भी मेंटेन कर दे रहा है। जो ऊपर से कीड़े हैं उनको भी साफ सुथरा सफाई कर दे रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे उपकरणों से सिंचाई करने वाले किसान ये भी मान रहे हैं कि इससे फसलों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से तो पानी मिलता ही है, साथ ही साथ जल संरक्षण की मुहिम को भी बल मिलता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। सोनभद्र जिले के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर SK शर्मा ने बताया कि सोनभद्र जैसे जिले के लिए इस तरह के उपकरण काफी लाभकारी हैं, जिससे किसान सरकार की सब्सिडी के तहत इन उपकरणों को लगाकर अपनी पानी की बचत के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना है, जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ड्रिप सिंचाई जो है हमारे जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को हम पानी कैसे दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सिंचाई के लिए ड्रिप बहुत ही बेहतरीन और इस जनपद के लिए तो रामबाण है। और ड्रिप सिंचाई हमारे किसान बहुत तेज गति से ड्रिप सिंचाई की तरफ आकर्षित हुए हैं, लगा रहे हैं लगातार। लगभग 500 हेक्टेयर से ऊपर के जो है ड्रिप के सिस्टम लग चुके हैं, जिसका उपयोग किसान कर रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 1000 से ऊपर फार्म हमारे कार्यालय में आ चुका है। किसानों के मुताबिक परंपरागत सिंचाई से पानी बर्बाद होता था और ऊर्जा की भी काफी खपत होती थी, जिससे पैदावार पर लागत बढ़ जाती थी, लेकिन अब उन्हें पहले से काफी लाभ हो रहा है। जल है तो कल है। कृषि में जल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ वर्षा जल का संचयन आज समय की मांग है।
किसानों को इस पर भी ईमानदारी के साथ कोशिश करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हीरानगर में एक पशुधन मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संरचनात्मक परिवर्तन और कृषक तथा गैर कृषक ग्रामीण आबादी के लिए विभिन्न योजनाओं का समायोजन जम्मू कश्मीर के लिए क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा कि जनता के शासन ने ग्रामीण ढांचे का विकास किया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और सामाजिक भागीदारी से कश्मीर में कार्य संस्कृति बेहतर होगी। जम्मू कश्मीर में पहली बार सभी अहम योजनाएं पूरी तरह जमीनी स्तर पर लागू हो रही हैं। खेती के अलावा किसान भाइयों, मुझे लगता है कि सबसे सहयोगी काम हो सकता है, उनकी आर्थिक उन्नति में जो सबसे ज्यादा सहयोग दे सकता है वो उनका पशुधन है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पशुपालन के क्षेत्र में पहली बार इतने बृहद स्तर पर काम पूरे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हो रहा है। पशुपालन से एक नई आर्थिक क्रांति जम्मू कश्मीर में लाई जा सकती है, जो शायद पहले नहीं हुई। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसान भाई बहनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। डिंडोरी की चंद्रकली मरकाम ने महिला सशक्तिकरण की एक नई तस्वीर पेश की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से आदिवासी बहुल इस जिले की इस महिला ने खुद को तो आत्मनिर्भर बनाया ही है, इसके साथ ही वो आज आसपास के 23 गांवों में दूसरे लोगों को आत्मनिर्भरता की सीख दे रही हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले की चंद्रकली मरकाम मेहनत, लगन और हौसले की जीती जागती तस्वीर है। भारिया जनजाति की चंद्रकली को पहले जीवन में काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें 20 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी भी मुश्किल से मिलती थी। वर्ष 2006 में चंद्रकली ने ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ कदम रखा और पोल्ट्री फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। पहले इसमें केवल 60 लोग जुड़े। आज इस सोसाइटी से 23 गांव की महिलाएं जुड़ चुकी हैं। अपने उद्यमिता कौशल और गांवों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 2020 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फाउंडेशन ने माइक्रो एंटरप्राइज श्रेणी के विमेन एग्जाम्पलर अवार्ड से नवाजा था। पहले कोई आय का कोई जरिया नहीं था हम लोगों के पास, मजदूरी करने जाते थे, बच्चों का देखभाल भी नहीं हो पा रही थी। पर जो मुर्गी पालन जहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं तो हम लोगों की घर की भी हालत सुधार है। भैयाओं से जो पहले हम लोगों को कोई भी खर्च करते थे तो बिना पूछे हम लोग खर्च नहीं कर पाते थे। बिना 2 हफ्ता भर से हम लोग पूछते थे कि हम लोगों को ये चीज़ खरीदना है करके, तो बहुत मुश्किल से हाँ बोलते थे तो खरीद पा रहे थे। उसमें भी जो हम लोगों को ज़रूरत के सामान खरीदना रहता था तो वो ज़रूरत हम लोग पूरा भी नहीं कर पा रहे थे। जब से हम लोग मुर्गी पालन के काम किए हैं तो जो भी हम लोगों की इच्छा हुई वो सामान खरीद के अपने शौक पूरा कर सकती हैं। चंद्रकली मरकाम के द्वारा बनाए गए पोल्ट्री फार्म का वर्ष 2018-19 में 14.5 करोड़ रुपए और 2019-20 में 18 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा। इस पोल्ट्री फार्म की बचत भी 8 लाख रुपए के आसपास रही। जो टर्नओवर है वो 18 करोड़ तक इन्होंने किया है। अभी मिशन की ओर से ये प्रयास चल रहा है कि जैसे अभी 476 महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, वो सभी समूह की दीदियां हैं, हमारे मिशन अंतर्गत समूह की दीदियां। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये लगभग 1000 महिलाएं और इसमें 500 महिलाएं और जोड़ें। इसके लिए परियोजना प्रस्ताव भी तैयार किया गया है और शासन के पास भेजा गया। साधारण जीवन व्यतीत करते हुए चंद्रकली ने जीवन के संघर्ष का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया बल्कि अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा भी दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से आज उन्होंने न सिर्फ खुद बल्कि अन्य महिलाओं को भी जिंदगी जीने की सीख दी है। जमीनी हकीकत के लिए एमपी के डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं कैसे करें टमाटर की खेती और इस दौरान क्या क्या सावधानी बरतें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है।
1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए बात करते हैं मॉनसून की और साथ ही बारिश की, बदलते मौसम की। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी भूस्खलन पर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मंडी से पंडोह तक नेशनल हाईवे को रात के समय आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। मंडी के डीसी अरिंदम चौधरी ने आदेश जारी करते हुए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस दौरान रात के समय वैकल्पिक मार्गों से यातायात जारी रहेगा। केवल आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को ही आने जाने की अनुमति होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने के कारण उदयपुर में फंसे 178 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बचाव दल ने खराब मौसम के बीच रोपवे के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला। अब भी उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर कई लोग फंसे हैं। इनमें से 37 जहालमा, 15 शांसा और 14 फूडा में फंसे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव दल के कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली और यमुना नदी के तटीय इलाकों में लगातार बारिश के कारण यमुना में जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। यमुना नदी खतरे के निशान के आसपास है। अधिकारियों के अनुसार 100 से अधिक परिवारों को कुछ दिनों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार सुबह 9 बजे पुराना रेलवे पुल पर जलस्तर 205.30 मीटर दर्ज किया गया था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बागवानी फसलों के लिए नई पॉली हाउस प्रौद्योगिकी। इस प्रौद्योगिकी से किसानों को मौसमी और गैर मौसम वाली दोनों ही तरह की फसलों की खेती करने में मिलेगी मदद। वैज्ञानिकों के मुताबिक कीटों के कारण वर्तमान में करीब 15% फसलों को होता है नुकसान। जलवायु परिवर्तन कीटों के खिलाफ पौधों की रक्षा प्रणाली को करता है कम। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 के पारित होने से किसानों को होगा लाभ। इन व्यवस्थाओं से नारियल की खेती करने वाले किसानों को भविष्य में मिलेगा फायदा। सरकार का नारियल की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने पर जोर। इससे नारियल का विपणन करने वाले किसानों को हो सकेगी आसानी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनी दुनिया की लोक कल्याण से जुड़ी उत्कृष्ट योजना। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की तारीफ की। कहा, दुनिया के लिए प्रेरणादायी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दलहन की आयात नीति में परिवर्तन। तुअर, उड़द और मूंग दाल को हटाया गया प्रतिबंधित श्रेणी से। घरेलू बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाना है मकसद। दलहनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फैसला अहम।
और जम्मू कश्मीर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी। गैर कृषक ग्रामीण आबादी के लिए विभिन्न योजनाओं का समायोजन जम्मू कश्मीर के लिए क्रांतिकारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, ग्रामीण विकास पर है सरकार का जोर। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण स्तर पर हुई अभूतपूर्व प्रगति। और इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।